जयशंकर महाराज आपको सभी को। जैसा कि मैं लाइव आता हूँ तो आप लोगों को पता होता है मेरे लाइव आने का मेन मोटिव क्या है। मेरे लाइव आने का मेन मोटिव वही है कि परिवारों को बचाना और परिवारों को बसाना। आज हमारे कहा जाए एक तरफा जो घटिया महिलावादी कानून है, पत्नीवादी कानून है या बाजारू औरतोंवादी कानून है, जिसकी वजह से आप लोग या हिंदुस्तान का जो सही परिवार है वो भुगत रहा है, और इस कदर भुगत रहा है कि उसके पास बचने का कोई भी उपाय आज तक तो किसी ने नहीं बताया। और जो उपाय हम बताते हैं उस पर हर किसी के चलना संभव नहीं होता, क्योंकि जिनकी अंदर की आत्माएं मर चुकी हैं, जिनके अंदर का जमीर मर चुका होता है, वो कभी भी हमारी तरह लड़ाई नहीं लड़ पाते। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक जिस तरह से कि जब आईपीसी 497 हटाया गया था तो बहुत लोगों ने हमारा विरोध किया था, परंतु ऊपर वाले की दया से कहा जाए महादेव की असीम कृपा रही हम पर कि आईपीसी 497 संशोधन के साथ वापस आया। उसके बाद अब हम और भी कई सारी चीज़ों को लेकर लड़ते हैं, जैसे कि झूठे रेप के केसेस हैं, झूठे पोस्को के केसेस हैं। ये बहुत खतरनाक केसेस हैं। इस समय आपको मैं बता दूं कि इंसान अपने आप को, महिला जो बाजारू धंधे वाली महिला है, वो अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक गिर जाती है, इसको हमने कभी देखा भी नहीं और ना सोचा है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि समाज में फैल रही गंदगी पर अंकुश लगे, तो उसके लिए सिर्फ हमारे पास एकमात्र विकल्प बचता है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें। जब तक एक बात कही जाती है कि कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती है। आज अगर एक समानता की अधिकार की बात अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ वो समानता का अधिकार सिर्फ कागजों में लिखा है, परंतु वो समानता कभी भी हिंदुस्तान में पुरुष या पुरुष के परिवार को नहीं मिली। कारण क्योंकि पुरुष ने अपने अधिकारों को समझा ही नहीं। पुरुष ने अपने अधिकारों के लिए कभी आंदोलन किया ही नहीं। पुरुष कभी खड़ा ही नहीं हुआ कि उसको लड़ना है। पुरुष कई बार कहता हुआ ये भी समझ में देखा जाता है कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे परिवार क्या खाएगा। अगर तुम आज लड़ाई नहीं लड़ते हो और सरेंडर कर देते हो, तुम जेल के अंदर चले जाते हो और तुम्हारा जेल से निकलना भारी पड़ जाता है, तो फिर तुम्हारा परिवार क्या खाएगा। तुम्हारा मान सम्मान चला जाए और अंत में तुम्हें अपने जीवन का त्याग करना पड़े, तब तुम्हारे परिवार वाले क्या खाएंगे। ये बताइए ना मुझे। ये सवाल तब आप भगवान पे छोड़ देते हैं कि भाई अगर मैं मर जाता हूं, मैं आत्महत्या कर लेता हूं। जैसे अतुल सुभाष है। अतुल सुभाष को जब मैंने कहा था तब उसे भारत के संविधान पे बड़ा भरोसा था, अपने परिवार के लोगों को का जीवन यापन करने का बड़ा उसको था कि मैं अपने परिवार का जीवन यापन करूं। मैं अगर इस लड़ाई में लड़ूंगा और इस तरह से मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। आज अतुल सुभाष इस दुनिया से चला गया है, आज उसके परिवार को कौन देख रहा है। दुर्भाग्यवश यही है हमारा कि जो चीज हम सिखाते हैं उसे सीखने में टाइम लगता है, और टाइम इतना लग जाता है कि कई लोग अपनी जिंदगियों से भी हाथ धो बैठते हैं। कई लोग अपनी जिंदगियों से भी हाथ धो बैठते हैं। अगर वो चाहते कि आज जिस तरह से समाज में एक इस तरह की गंदगी फैली हुई है और उस गंदगी को रोकने का हमारे पास अगर उपाय है, तो वो उपाय क्या है कि हम लाइव आना शुरू करें। ट्रांसपेरेंसी वही होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी कल ही एक केस आया है और गौतम बुद्ध नगर का है। आप गौतम बुद्ध नगर तो जानते ही हैं कि जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, पहले उसको नोएडा के नाम से जाना जाता था, अब उसे गौतम बुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक मैडम है जिनका नाम है डॉली सिंह जी। डॉली सिंह जी ने अपना केस बताया कि उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। पारिवारिक विवाद तो उनका शुरू से ही था। पहले उनका ससुर जो था कुछ गलत हरकतों की वजह से वो परेशान थी। अब उनके ससुर जी इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनके जो जेठ जी हैं उन्होंने और उनके जेठ जी के परिवार ने मिलकर के इन पर जो है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये उस घर को छोड़ दें
जो जिससे पर कहा जाए कि उनके ससुर जी ने मरते वक्त पावर ऑफ अटर्नी उनके नाम कर दिए कि वो घर उनका है। ठीक है, उसमें फिर क्योंकि काफी पॉलिटिकल पावर भी उनके पास है, तो उस चीज को लेकर वो पुलिस वालों के साथ मिलकर के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल पावर का। और इसमें उन्होंने क्या किया कि पुलिस वालों के साथ शायद, देखिए जो मुझे इंफॉर्मेशन है ये पुख्ता है या नहीं है ये तो डॉली सिंह जी ही क्लियर कर सकती हैं या पुलिस प्रशासन। तो पुलिस प्रशासन का कहना है, जो लेटर मेरे पास आया है, पुलिस प्रशासन ने कहा कि डॉली सिंह जी जो है एक कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के पास लगभग दिन के 3:30 बजे के आसपास वो जो है झगड़ा करती हुई पाई गई। झगड़ा करते हुए यानी जो है शांति को भंग कर रही थी, तो उसके खिलाफ उनको समझाने की कोशिश की गई, उन्होंने नहीं समझा, उसको और बड़ा कर दिया और उसके तहत उनको जो है शांति स्थापित करने के चक्कर में डॉली सिंह जी को अरेस्ट किया गया, जो पुलिस द्वारा बयान में लिखा गया है, मजिस्ट्रेट को बयान दिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि पहली बात, अगर ऐसा कहीं भी होता है आज के जमाने में, सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज होती है। डॉली सिंह जी ने कहाँ लड़ाई करी, कहाँ झगड़ा किया, किस जगह पे किया, ये सब चीजों को बहुत समझने की जरूरत है। ठीक है, तो डॉली सिंह जी ने बताया कि डॉली सिंह जी घर पे थी, पुलिस वाले घर पर आए और उठाकर लेकर गए। तो मैंने बोल दिया है कि कुछ चीजें हैं जो हमें वहां पे इंक्वायरीज में निकालनी है, कि मान लीजिए अगर आसपास कहीं सीसीटीवी फुटेज पड़े हों तो वो सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएं। ठीक है, और ये जो पुलिस वालों ने ये लिखा है कि डॉली सिंह जी ने हाथापाई करी थी पुलिस वालों के साथ, या पुलिस वालों के साथ भी इन्होंने मिसबिहेव किया था, तो इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आजकल तो पुलिस वालों को भी जो है कोर्ट से ऑर्डर है कि वो लोग भी वीडियोस बनाएं, इस तरह का उनको ऑर्डर है। परंतु अगर वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सिर्फ आम जनता को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान की पुलिस कितनी करप्टेड है, कितना करप्शन फैलाती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं नार्को टेस्ट को प्राथमिकता देती है, क्यों नहीं प्राथमिकता? भाई हर पुलिस स्टेशन से एक लेटर जाना चाहिए अपने सीनियर अधिकारी को कि सर हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन में जितने भी केसेस आते हैं सब में नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर इस तरह की हम अपने चीजों को आगे बढ़ाएंगे तभी तो हम जाकर कुछ कर पाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि पुलिस वाले ही कहीं ना कहीं करप्शन को फैला रहे हैं। और ये करप्शन जिस तरह से फैल रहा है, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो वही है कि हमारे पास जो एक नियम है, जैसे कि हमने जब 2018 में ये हटाई गई थी आईपीसी 497, तो हम लोगों ने अपने अभियान को इस तरह से चलाया था कि 2024 में ये वापस आई है। ठीक है, तो जब ये 2024 में वापस आई, तो इसके लिए जो हम कहते हैं कि हर एक इंसान को खुद को इतना सशक्त बनाना पड़ेगा। आप दूसरों पर भरोसा करते हैं और दूसरे ही आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। आज जिस तरह से हमारे समाज में ये गंदगी फैल रही है, उसको रोकने का सिर्फ एकमात्र अगर आपके पास विकल्प है तो आइए, लाइव आइए और अपनी बातों को कहिए, जिससे कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से शादी के बाद नाजायज संबंध अपराध होने चाहिए। ठीक है, स्त्री पुरुष के हर एक केस में, चाहे वो कोई सा भी केस हो, उसमें नार्को टेस्ट का होना कंपलसरी है। अगर नार्को टेस्ट नहीं होगा, ब्रेन मैपिंग नहीं होगी, पोलियोग्राफी नहीं होगी, तो फिर कैसे कानून बनेगा? अगर आज हम चाहते हैं कि जो एक तरफा ये कानून है, एक तरफा ये घटिया कानून है, इस पर लगाम लगाई जा सके, तो उसके लिए सिर्फ यही चीज है कि हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि भई एक तरफा घटिया कानून का अंत हो, तो उसके लिए क्या है? आवाज उठानी। आज मुख्य दर्शक जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियोस को कितने लोग देखते हैं, मेरे साथ कितने लोग खड़े होते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक बात को लेकर के मैं अभियान चलाता हूँ कि अगर आज हम यहाँ पर चाहते हैं कि कानून बदले,
हम चाहते हैं कि एक तरफा जो आज ये घटिया कानून है इस पर अंकुश लगाई जाए, तो हमें आगे आना पड़ेगा। हमें अपनी बातों को सरकार तक, प्रशासन तक, कानून तक पहुंचाने के लिए निरंतर अपनी बातों को एक घटिया कानून के खिलाफ जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, अगर हर एक इंसान अपनी बातों को बुलंद करता हुआ चलेगा तभी हम जाकर के परिवर्तन ला सकते हैं। परंतु अगर हम मूक दर्शक बने रहेंगे और हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आज जो दयनीय हालत हमारे समाज की हुई है, इससे भी खतरनाक, इससे भी बुरी हालत हमारे समाज में हो सकती है। आज स्त्री पुरुष के वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने वाली ऐसी बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जिनको मैं यहाँ पर आज ये नहीं कहना चाहता कि वो क्या शिक्षा दे रहे हैं। धर्म को, धर्म की किताबों जिससे बहुत सारी चीजें हैं, परिवर्तन तभी आता है जब हम आवाज उठाएं। गलत का अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो समाज में सिर्फ गंदगी बनती है। अगर हम गलत को खत्म करना चाहते हैं, हम गलत पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि आगे आइए, आगे आकर अपनी बातों को सरकार, प्रशासन, कानून तक पहुंचाइए। आप चाहते हैं तो वही है हमारी डिमांड कि भाई होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्ल दिखाई जाए, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, तलाक की वेबसाइट होनी चाहिए। जो महिला अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति करना चाहती है उसको लाइसेंस दिया जाना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो कि आगे आकर बोलने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं वैसे, क्योंकि टॉपिक्स बहुत आजकल बहुत लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कि बहुत लोगों से बातें नहीं होती, तो इसलिए टॉपिक्स भी बहुत कम ही होते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं। और वैसे भी जिनके लिए हम इतने घंटों घंटों टॉपिक्स में आते थे उनका तो सफाया हो चुका है। उनका तो इस कदर सफाया हो चुका है ना कि जैसे कहते हैं गधे के सिर से सींग गायब हो गई है। इसी तरह से वो जंतर मंतर पर कमाने वाले लोगों की भी कमी आई है, धीरे धीरे करके खत्म भी हो जाएंगे, क्योंकि आपके जागरूक होने के बाद, परंतु आपके जागरूक होने के बाद जितनी जल्दी आप जागरूक हो जाएंगे उतनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय श्री राम।